है क्या कि हमारी जो 35-40 साल का एक्सपीरियंस है ना, जी। उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को एक प्रॉपर अकाउंटिंग सर्विसेज मिलती नहीं है। जी। या तो उनके अकाउंटेंट्स जिनको अपॉइंट करते हैं, उनका स्किल लेवल इतना प्रॉपर नहीं होता है, जो उनको रिक्वायर्ड होता है। या जिस टाइम के ऊपर उनको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंटेंट से, वो मिल नहीं पाती। तो एक अकाउंटेंट को चाहिए काम पूरा करने के लिए, वो उनको एक बिज़नेस ओनर नहीं दे पाता। तो ये सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए ये कंपनी हमने फ़ॉर्म की। एक अकाउंटेंट का जो काम है, उसको आप किस चीज़ से डिफ़ाइन कर सकते हो? अकाउंटेंट का काम ये होता है कि जो एक रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से जी। एज़ पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुँ। के अंडर एक अकाउंट्स बनाना, जी। जिसमें कैश बुक, लेजर और जर्नल होती है। जी। हमारा मेन टॉपिक है, वो है टीडीएस। सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं कि टीडीएस क्या है? हम जो टीडीएस का पूरी फॉर्म है, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जी। सरकार ने जो है एक सिस्टम बनाया है, जिसमें वो टैक्स एडवांस में ही कलेक्ट कर लेती है। जो टैन है, टैन प्रोसेस है, वो मैंडेटरी है, उसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम? टैन एक यूनिफाइड कोड है कि आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया तो आपको अकाउंट नंबर जनरेट होता है। हुँ। ऐसे ही जब आप टैक्स काटोगे, जब आप टैक्स की डिडक्शन करोगे, तो आपको एक अकाउंट नंबर लेना होता है। जो अकाउंट नंबर होता है ना, TAN मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का जो टैक्स अकाउंट नंबर। हुँ। अच्छा सर, तो अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शंस है जो टीडीएस के अंदर आ रही है? जो टीडीएस के ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर टीडीएस लगता है, जी। कई आइटम्स हैं। तो अब हम करते हैं एक रैपिड फायर ऑन एक्सपर्ट एडवाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दियर न्यू पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं लिंक फॉर सॉल्यूशन के एडवाइजर मिस्टर अनिल चड्डा जी। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे टीडीएस बेसिक, टैन प्रोसेस और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। तो चलिए सर से बात करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले हम सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। सर प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें। Thank you very much, Himani, for inviting me on this podcast. I'm Anil Chadda, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मैंने 40 साल पहले जी। सीए क्वालिफिकेशन ली थी और उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आ गया। 2022 में एक कंपनी, स्टार्टअप कंपनी बनाई, लिंक फॉर सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव था एक वर्चुअल अकाउंटिंग और वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज देना स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को। ओके सर, तो इस फील्ड में आपका आने का मतलब कैसे प्लान बना? है क्या कि हमारी जो 35-40 साल का एक्सपीरियंस है ना, जी। उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को एक प्रॉपर अकाउंटिंग सर्विसेज मिलती नहीं है। जी। या तो उनके अकाउंटेंट्स जिनको अपॉइंट करते हैं, उनका स्किल लेवल इतना प्रॉपर नहीं होता है, जो उनको रिक्वायर्ड होता है। या जिस टाइम के ऊपर उनको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंटेंट से, वो मिल नहीं पाती। या फिर वो कोई डॉक्यूमेंटेशन जो एक अकाउंटेंट को चाहिए काम पूरा करने के लिए, वो उनको एक बिज़नेस ओनर नहीं दे पाता। तो ये सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए ये कंपनी हमने फ़ॉर्म की। एक अकाउंटेंट का जो काम है, उसको आप किस चीज़ से डिफ़ाइन कर सकते हो? अकाउंटेंट का काम ये होता है कि जो एक रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से जी। एज़ पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुँ। के अंडर एक अकाउंट्स बनाना, जी। जिसमें कैश बुक, लेजर और जर्नल होती है। जी। अब तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं और इस समय जो लीड में टैली सॉफ्टवेयर चल रहा है, जी, जी। तो उसमें ये चीज़ें तो देखा जाए अपने आप ही जनरेट होती है। अकाउंटेंट ने तो ट्रांजैक्शंस की फीडिंग करनी है और उस हिसाब से उसने बना देने हैं अकाउंट्स। जी। अब अकाउंटेंट की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसको डॉक्यूमेंटेशन मिली है, क्या वो उसकी प्रॉपर एंट्री कर रहा है कि नहीं कर रहा।
ओके। जी। तो सर आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टीडीएस। तो आप टीडीएस को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं कि टीडीएस क्या है? टीडीएस का पूरा फॉर्म, जो टीडीएस का पूरी फॉर्म है उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जी। बेसिकली ये एक सरकार ने जो है एक सिस्टम बनाया है जिसमें वो टैक्स एडवांस में ही कलेक्ट कर लेती है। नॉर्मली जो इनकम टैक्स लगता है, जो भी आप इनकम जनरेट करते हो हम्म। उसके ऊपर जो आपने एक्सपेंसेस किए और जो बैलेंस प्रॉफिट बच गया उसके ऊपर टैक्स लगता है। सरकार ने एक क्राइटेरिया फॉर्म किया है जिसके हिसाब से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो ये ट्रांजैक्शन के ऊपर ही टैक्स लग जाता है। ये ओके। एक ज्यों ही आपका ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुआ तो उसी के ऊपर उन्होंने हर ट्रांजैक्शन की नेचर के ऊपर उन्होंने एक रेट्स बनाए हुए हैं। उस रेट के हिसाब से वो टैक्स लगा देते हैं और वो टैक्स जो है वो आपको जमा करवाना पड़ता है ट्रांजैक्शन के ऊपर। हाँ, ये जब पूरी कैलकुलेशन हो जाती है ईयर एंड के ऊपर, तब आपकी कैलकुलेशन करके ये बनाते हैं कि कितना आपने टैक्स देना है या कितना नहीं देना। परंतु ये एक एडवांस टैक्स कलेक्शन सिस्टम है। तो सर आपने टीडीएस को तो बहुत अच्छे से हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो टैन है, टैन प्रोसेस है, वो मैंडेटरी है, उसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम? टैन एक यूनिफाइड कोड है। जी। जैसे आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया तो आपको अकाउंट नंबर जनरेट होता है। ऐसे ही जब आप टैक्स काटोगे, जिसको टीडीएस मैंने पहले आपको डिफाइन किया, जी जी। जब आप टैक्स की डिडक्शन करोगे तो आपको एक अकाउंट नंबर लेना होता है। जो अकाउंट नंबर होता है ना, TAN मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का जो टैक्स अकाउंट नंबर, हम्म। इसको टैन को डिफाइन करते हैं। तो इसको आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन जो सरकार ने जी www.incometaxindia.gov के ऊपर कर सकते हो, जी। या फिर आप फैसिलिटेशन सेंटर खोले हैं, वहाँ पे जाके आप फॉर्म भरिए, साथ में डॉक्यूमेंटेशन अटैच करके तो आप अप्लाई कर दीजिए, यू कैन गेट द टैन नंबर। अच्छा सर, तो अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स है जो टीडीएस के अंदर आ रही है? जो टीडीएस के ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर टीडीएस लगता है, कई आइटम्स हैं। जैसे आप सैलरी ड्रॉ करते हो, तो सैलरी ड्रॉ जब आप करोगे तो ज्यों ही आपको सैलरी मिलेगी साथ के साथ एम्प्लॉयर उसके ऊपर टैक्स काट के फिर आपको पे करता है। उसकी डिफरेंट लिमिट्स बनाई हुई हैं। लाइक जैसे रेंट है, आपको रेंट मिला है, जी। रेंट के ऊपर वो टीडीएस काट के देते हैं। रेट्स सरकार ने डिफाइन किए हुए हैं। सिमिलरली आप यदि कोई कमीशन अर्न कर रहे हो उसके ऊपर टीडीएस लगता है। आप बैंकों से इंटरेस्ट ले रहे हो उसके ऊपर टीडीएस लगता है। आपने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स करनी है उसके ऊपर टीडीएस लगेगा। तो इसकी इन्होंने लिमिट्स भी बना के रखी हुई हैं और साथ में रेट्स भी डिफाइन है। तो दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए तब टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है इन ट्रांजैक्शंस की। ओके, तो अब हम वापस अगेन अपने टॉपिक पे आते हैं, टैन प्रोसेस के ऊपर, ठीक है? तो जो टैन प्रोसेस को जब अप्लाई करते हैं तो उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग? कॉमन मिस्टेक्स उसमें कई लोगों को ना प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम कैसे आती है, वो ऑनलाइन फॉर्म तो निकाल लेते हैं, उसको भरते हैं। जब भरते हैं कई बार अपना वो स्टेटस ही गलत भर देते हैं जी। कि क्या वो रेजिडेंशियल इंडिया के है या एनआरआई है। हम्म। दूसरा, वो जो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्या इंडिविजुअल है, वो कंपनी है, प्रोपराइटरशिप है, पार्टनरशिप है या ट्रस्ट है। एंड सिमिलरली जो है वो उसका जो उन्होंने एड्रेस अपना देना है उसमें वो मिस्टेक कर देते हैं। ऐसी मिस्टेक्स वो कर देते हैं अप्लाई करते वक्त। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करता है। जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप प्रोपराइटरशिप फर्म से हो तो आप अपना पैन नंबर और अपना आधार नंबर लो और साथ में फ़ोटोग्राफ लगाओ और आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी एड्रेस के ऊपर अप्लाई करना है, इजी टू अप्लाई है। ईजी टू अप्लाई है। आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई कर लो, चाहे आप ऑफलाइन अप्लाई कर लो। सेम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हाँ जी। यदि आप पार्टनरशिप फर्म है, आपकी पार्टनरशिप फर्म के भी आप पे अप्लाई कर रहे हो
तो आपको साथ में पार्टनरशिप डीड लगानी पड़ती है, क्योंकि उसमें आपका आधार तो होता नहीं है फर्म जी, का। जी। ऐसे ही यदि कंपनी होगी तो उसमें उसका आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगते हैं। तो ये चीज़ें लगती हैं। जी। तो सर हम बात करते हैं टीडीएस रिटर्न और कंप्लायंस के बारे में। इनके डेंजरस पार्ट क्या-क्या हैं? आपने जो भी टीडीएस काटा है, उसकी आप इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को तो दोगे। वो आप इन्फॉर्मेशन बाय द वे ऑफ रिटर्न फाइल करके देते हो। यदि आपने सैलरी के ऊपर टीडीएस काटा है, तो किस पर्सन को आपने सैलरी पे की है, कौन सी डेट को सैलरी पे की है, जी। कितना अमाउंट उसके ऊपर टीडीएस काटा है, उस एम्प्लॉय का पैन नंबर क्या है और कौन सी डेट को आपने डिपॉजिट कराया टैक्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी रिटर्न में फाइल करते हो। जब आप रिटर्न में फाइल करके अपलोड कर देते हो, तो जो भी कंसर्न्ड पर्सन होता है, हुँ। उसके ऑटोमेटिकली अकाउंट में वो टीडीएस जो अमाउंट है, वो क्रेडिट हो जाता है और जब वो अपने पोर्टल को खोलता है, वहाँ पे उसको दिखाई देता है। सिमिलरली जैसे रेंट पे किया, कमीशन पे की, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट की, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रांज़ैक्शन एज़ वेल एज़ द डिटेल्स, वो अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर और जिसका टैक्स काटा गया है, उसको पता लग जाता है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए। ओके, तो इसमें जो पेनल्टी है, उसका क्या सिस्टम है? पेनल्टी का ऐसे होता है कि जब आपने टैक्स काट लिया जी, और इनकम की पेमेंट कर दी जिसको भी की है, क्योंकि जी। देखो टीडीएस का एक सिंपल सा रूल है, हुँ, अमाउंट पे किया, हुँ। ठीक है? अमाउंट पे किया या इनकम जनरेट की, जो पहले हुआ उसके ऊपर टैक्स कटता है। तो ये जब आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देते हो, तो इस हिसाब से वो रिटर्निंग फाइल होती है। जो भी आपने टैक्स काटा है पूरे महीने में, जी, उसका 7 तारीख से पहले-पहले आपको वो टैक्स अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा और आपकी जो रिटर्न्स जाती हैं, टीडीएस की रिटर्न जाती है, वो क्वार्टरली बेस के ऊपर जाती है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर यानी 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर ओके, इनकी रिटर्न जाती है विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द मंथ। जैसे 30 जून की 31 जुलाई को जाएगी, 30 सितंबर की 31 अक्टूबर को, 31 दिसंबर की 31 जनवरी तक जाती है और उसके बाद जो 31 मार्च वाली रिटर्न हो वो विदिन 2 मंथ्स आपको जाती है रिटर्न। ओके। तो इस हिसाब से यदि आप इन चीज़ों की कंप्लायंस नहीं करोगे, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पड़ेगा और पेनल्टी भी पड़ेगी पर मंथ, पर डे के हिसाब से। सर अब हमें डिमांड नोटिस क्यों आ जाता है टीडीएस डिडक्शन के बाद भी? देखो, आपने जब रिटर्न फाइल करते हो, जी, तो आपने कहीं न कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन फाइल की होगी। जी। यदि गलत इन्फॉर्मेशन फाइल करोगे, हुँ, तो वहाँ पे कोई ना कोई वायलेशन होगी। वायलेशन होगी तो आपको डिमांड नोटिस आएगा। डिमांड नोटिस का मतलब ये है, आपके ₹100 आपने जमा कराने थे, हुँ। आपने कराए ₹90, तो जो ₹10 कम कराया उसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। ओके, अब डिमांड नोटिस आने के या उसकी प्रॉब्लम्स नोटिफ़ाई करने के कई रीज़न्स हैं। जैसे आपने किसी का ₹100 आपने इनकम दी हुँ, और उसके ऊपर ₹10 टीडीएस काट लिया। आपने गलती से ₹100 की बजाय आपने 95 पंच कर दिया या ₹105 पंच कर दिए या आपने ₹10 टीडीएस जो काटा था उसको जमा कराया, हुँ। वहाँ पे आपने मेंशन कर दिए ₹11 जमा कराया। तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो नोटिफ़ाई हो जाते हैं। ओके, सिमिलरली आपने जैसे मिस्टर ए का पैन नंबर जो भी भरा है, वो गलत भर दिया, उसकी डेट गलत भर दी। आपने जो डिपॉज़िट ऑफ टैक्स की, वो भी डेट आप गलत भर देते हो जी, या उसका आपने स्टेटस गलत भर दिया। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपको नोटिफ़िकेशन आती है, जिसमें लिखा जाता है कि आपने इतना टैक्स अमाउंट बनता था, आपने इतना जमा कराया, तो बैलेंस अमाउंट इतना जमा कराओ। या कई बार ऐसे होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया हुँ, कि आपकी विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। यदि आप वो 30 दिन की बजाय आप 35 दिन में जमा कराओगे, तो जो 5 दिन की ₹200 के हिसाब से आपको पेनल्टी लगती है, जी, वो आपने नहीं जमा कराई, हुँ। तो वो डिमांड नोटिस आपको इश्यू कर देंगे।
तो ये रीजंस होते हैं डिमांड नोटिस इशू होने के। ओके सर, तो अगर अब डिमांड नोटिस आए तो इसकी अपील का क्या प्रोसेस होता है? देखो, डिमांड नोटिस जब आता है तो जी। सबसे पहले तो आप अपने प्रोफेशनल को अप्रोच करो। जी। अप्रोच करके उसको बताओ जी ये डिमांड नोटिस है। जी। वो आपके पोर्टल पे जाके चेक करेंगे हम्म, कि जिस चीज़ का आपने टीडीएस काटा है या जैसे-जैसे आपने उनको पेमेंट्स दी हैं, हम्म, क्या वो आपने करेक्ट चीज़ें उसमें भरी हैं? यदि आपने उसमें करेक्शंस लगाने वाली हैं, जी। तो मोस्टली 90% केसेस में होता क्या है कि आपने जो मिस्टेक्स वहाँ पे की हुई हैं, उस मिस्टेक्स को रेक्टिफ़ाई कर दिया जाता है, तो वो ठीक हो जाती है। कहीं पे आपने यदि कम टैक्स जमा कराया हुआ है, आपको एडिशनल पैसे जमा कराने पड़ते हैं, ऐसे आप उसको ठीक कर सकते हो। या कई बार होता क्या है कि आपने कोई लेट फ़ाइल की है और आपको कोई प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से आपको रिटर्न लेट फ़ाइल करनी पड़ी। तो इसके लिए आप कमिश्नर इनकम टैक्स अपील्स में जाके अपील कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट ऑफ द केस आपको रिलीफ़ मिल जाता है। सर, हमने टैन सरेंडर के बारे में सुना है, ये कब और क्यों ज़रूरी है? देखो, 10 जैसे आपने लिया, क्यों लिया? क्योंकि आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, आपने किसी का टीडीएस काटना है। यदि ठीक है। टीडीएस काटना है तो आपको नंबर लेना पड़ेगा। जी। अब आप कोई वेंचर कर रहे हो, कोई बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हो, तभी आप किसी का टीडीएस काटोगे। अब कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि आपने अपने बिज़नेस को क्लोज़ ही कर दिया। जी। अब यदि बिज़नेस क्लोज़ कर दिया, आपको अपना टैन नंबर नहीं चाहिए, हुँ। तो ऐसी सिचुएशन में अब अपने टैन नंबर को क्लोज़ तो कराओगे। जी, तो जी। उसको बोलते हैं टैन सरेंडर करना। ओके। यदि आप टैन सरेंडर नहीं करोगे, तो डिपार्टमेंट से आपको नोटिफ़िकेशन आती रहेगी कि आपकी क्वार्टरली बेस के ऊपर रिटर्न जानी थी, आपने क्यों नहीं भरी? अब जितनी देर आप सरेंडर नहीं करोगे, तो आपको नोटिफ़िकेशन आती रहेंगी और पेनल्टी लगती रहेंगी। तो बेटर ये होता है कि जब आपने एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कर ली, आपकी खत्म हो गई, एक्टिविटी नहीं चल रही, तो आप अपने टैन को सरेंडर कर दो। ओके। तो सर, अब हम बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है। ये क्या चीज़ होती है? देखो, एक्ट में आपको स्पेसिफाइड रेट्स लिखे हुए हैं जी। कि आपने कौन से ट्रांज़ैक्शन के ऊपर, कौन-सी नेचर ऑफ इनकम है, उसके ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्स काटना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट है, हुँ। आपने रेंट पे किया, उसके ऊपर 10% रेट ऑफ टैक्स है। तो एक पर्सन है, जैसे आप 30,000 रुपये या 50,000 रुपया आप, जैसे रेंट की हम एग्ज़ाम्पल लेके चलें, जी। रेंट के ऊपर 50,000 रुपीज़ यदि आप मंथली पे करते हो और या साल में 6 लाख रुपीज़ का आपका रेंट है, तो आपको 10% टीडीएस काटना पड़ता है। तो अब आप देखो कि साल में आपने 6 लाख रुपया इनकम दे दी, उसके ऊपर 60,000 रुपीज़ टीडीएस कट गया, तो आपको मिले 5,40,000। अब नॉर्मल कोर्स में यदि आपकी कोई और इनकम नहीं है, तो जी। 12 लाख तक इनकम जो होती है, एक पर्सन को एग्ज़म्प्टेड होती है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। हुँ। अब 12 लाख के ऊपर तो एग्ज़म्प्टेड है, परंतु उसको टैक्स कितना लगा? 60,000, तो उसका टैक्स कट गया, उसको तो मिले 5,40,000। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप इनकम टैक्स ऑफ़िसर के पास जाओ, वहाँ पे आप लोअर डिडक्शन का टैक्स सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई करो। ओके। जब आप अप्लाई करोगे, कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लगते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको एग्ज़म्पशन सर्टिफ़िकेट दे देता है या लोअर रेट का दे देता है सर्टिफ़िकेट, जिसके ऊपर जिस डिडक्टर ने आपके पैसे काटने हैं, वो नहीं काटेगा। सिमिलरली जैसे एक आपने एनआरआई को हाउस प्रॉपर्टी बेची है, ओके। उसके ऊपर 12.5% टीडीएस लगता है। से आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची है, उसके ऊपर 12,50,000 रुपया आपको टीडीएस लग गया, वो आपको करवाना पड़ेगा जमा। अब मान लो उस पर्सन ने, एनआरआई ने 40 लाख रुपया तो पहले प्रॉपर्टी के ऊपर कॉस्ट इनकर की और 1 करोड़ रुपए में उसको बेचे, उसको तो गेन देखा जाए 60 लाख रुपया हुआ, जी। परंतु टीडीएस तो आपने 1 करोड़ के ऊपर काट लिया। हुँ। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप अप्लाई करो, तो आपको लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसको बोलते हैं लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। तो सर, जो लिंक फॉर सॉल्यूशन है, उसका क्या रोल है एडवाइज़री और एग्ज़ीक्यूशन में?
देखो, ऑब्जेक्टिव जो लिंक फॉर सॉल्यूशन कंपनी का वो यही है कि एक तो प्रॉपर अकाउंटिंग करनी, जी। और अकाउंटिंग करके जो एप्लीकेबल लॉज है उसकी कंप्लायंस करनी। हुँ। यदि आप लॉ की कंप्लायंस नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा। यदि आप एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर टैक्स की डिडक्शन करते हो और उसको प्रॉपर्ली जमा कराते हो, जमा कराने के बाद आप उसकी रिटर्न टाइमली फाइल करते हो, तो आपको कोई लॉसेस नहीं होंगे बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी। यदि आप इसकी नहीं कंप्लायंस करोगे तो पेनल्टी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा और हरासमेंट अलग में आएगी। तो ये चीज़ों के लिए जो है लिंक फॉर सॉल्यूशन एक सर्विसेज दे रहा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को टू गो फॉर ईज ऑफ डूइंग ए बिजनेस। सॉरी। तो सर हम ओवरऑल कन्वर्सेशन के हिसाब से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो बिज़नेस ओनर है, लिंक फॉर सॉल्यूशन की जो सर्विसेज़ वो ले रहे हैं, उनसे उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। देखो, मैंने पहले ही बताया कि जो हेल्प तो अपने आप ही मिलेगी यदि उनका टाइमली ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हो रही है। जी। नंबर 2, उनकी लॉ की कंप्लायंस हो रही है। नंबर 3, आपको कंप्लायंस के अलावा उसके ऊपर उनको एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो एक आप अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर मेकिंग ए गुड प्रॉफिट्स रादर देन आप डिफरेंट प्रॉब्लम में फँसते जाओ और उनको डील करते रहो। तो अब हम करते हैं एक रैपिड फायर ऑन एक्सपर्ट एडवाइस। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी सेल परचेज के ऊपर भी टैक्स लगता है? हाँ, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपका पैन नंबर ही नहीं है, तो फिर भी क्या टीडीएस कट सकता है? यदि आपका पैन नंबर नहीं भी है, तब भी आपका टीडीएस कट सकता है। तो सर मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि टीडीएस रिटर्न में रिवाइज हो सकता है? जी, हो सकती है रिटर्न रिवाइज़। तो सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, अगर टीडीएस काटने के बाद रिटर्न फाइल ना करे तो क्या हो सकता है? एक तो आपको पेनल्टी लगेगी, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, ओके। और दूसरा जिसका आपने टैक्स काटा है, जी। उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, बैंक से जो हम कैश विड्रॉल करते हैं, उस पे भी टैक्स कटता है? बिल्कुल, यदि आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विथड्रॉल करोगे, तो उसके ऊपर 2% टीडीएस कटेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम यूपीआई के थ्रू भी टैक्स जमा कर सकते हैं? जी, हम यूपीआई के थ्रू भी टैक्स जमा करवा सकते हैं। सर क्या एम्प्लॉय की सैलरी से भी टीडीएस कटता है? जी, यदि आपकी इनकम जो सैलरी से आ रही है 1 लाख से 12 लाख से ऊपर है, तो आपको टीडीएस कटेगा। सर कोई एक मिस्टेक जो बिजनेसेस को अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल कोई कैजुअल अप्रोच ना लो टैक्स के मामले में। अच्छा, तो सर टीडीएस कंप्लाइंस का कोई गोल्डन रूल बताओ। करेक्ट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करो और टाइमली जमा कराओ। तो सर वन लास्ट क्वेश्चन, एमएसएमई के लिए कोई एक एडवाइस? रेगुलरली अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट करो ताकि जो आपके टैक्स बनते हैं उसको प्रॉपर्ली और टाइमली जमा कराया जाए। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग पॉडकास्ट सर। आपने बहुत सारी जो है अच्छी टिप्स हमारे व्यूअर्स को दी और हमारे व्यूअर्स की काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स आपने दूर करी। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। तो अगर आपको भी टीडीएस टैन या कंप्लाइंस में कन्फ्यूजन है और एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो अभी लिंक फॉर सॉल्यूशन को कनेक्ट करो और हमें कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए।